वीडियो में हम ग्लोबल गवर्नेंस और ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम ग्लोबल गवर्नेंस को समझेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, देन फिर हम देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस क्या होता है। अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ ना, सिंपल टर्म्स में, तो ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब होता है कि ग्लोबल पॉलिसीज़ को मैनेज करना तब करना जब वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, व्हेन देयर इज़ ए एब्सेंस ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना तो बहुत मुश्किल है, ये एक फैंसी आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर आ सकते हैं। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, उसकी मौजूदगी नहीं है, एब्सेंस है, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ लीगल पॉलिसीज़, कुछ लीगल लॉज जो है इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल पॉलिसीज़ है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल गवर्नेंस हो सकती है। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, ग्लोबल गवर्नेंस में जो स्टेट्स हैं वो वॉलंटरली कोऑपरेट करेंगे। वॉलंटरली कोऑपरेट करने का मतलब है अपनी मर्जी से कोऑपरेट करेंगे, उन पे किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा, उन पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट ग्लोबल गवर्नेंस में इसलिए कोऑपरेट करेगी, उनको लगेगा कि ये हमारे हित में है, ये हमारे इंटरेस्ट में है। अगर कोई इस तरह की पॉलिसी रेगुलेशन लेकर आया जा रहा है तो हम ज़रूर उसमें कोऑपरेट करेंगे। तो ग्लोबल गवर्नेंस में ये ज़रूरी है कि स्टेट जो है वॉलंटरली कोऑपरेट करें, ज़बरदस्ती उससे कोऑपरेट ना कराया जाए। एक और चीज़ इसमें समझने वाली है, ग्लोबल गवर्नेंस में स्टेट्स को ये चीज़ समझ में भी आती है कि कई ग्लोबल लेवल पर ऐसे इश्यूज़ होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज़ जो इंडिविजुअल स्टेट्स अपने आप जो है सॉल्व नहीं कर सकती। सो सारे इश्यूज़ ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल स्टेट अपने आप सॉल्व कर ले, उसके लिए ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन चाहिए। तो वो कोऑपरेशन कैसे होगी? वो होगी ग्लोबल गवर्नेंस के थ्रू। तो ये चीज़ समझनी है। इसके साथ एक और चीज़ समझनी कि ग्लोबल गवर्नेंस एक्चुअली जो वर्ल्ड में जहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बताए जाते हैं उसका एक अल्टरनेटिव है। जैसे कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का अल्टरनेटिव है, ये इंटरनेशनल अनार्की का अल्टरनेटिव है, ये ग्लोबल हेजेमनी का अल्टरनेटिव है। इसको और भी ज़्यादा बारीकी से समझते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस के अल्टरनेटिव क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो ग्लोबल गवर्नेंस के अल्टरनेटिव को समझने के लिए हम एक टेबल से समझते हैं। तो ये रहा टेबल जो हमें समझाता है ग्लोबल गवर्नेंस के कुछ अल्टरनेटिव होते हैं। शुरुआत करते हैं पहला अल्टरनेटिव जो होता है इंटरनेशनल अनार्की। इंटरनेशनल अनार्की का मतलब ये है कि कोई ऊपर सुपर नेशनल अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट के अफेयर्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है, स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करेगी। देयर इज़ ए इंटरनेशनल अनार्की, देयर इज़ ए इंटरनेशनल अनार्की। तो हर स्टेट की अपने पास फ्रीडम है, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह के रूल्स लागू नहीं होंगे, कोई नॉर्म्स जो हैं उनके लिए बाइंडिंग नहीं होंगे। तो ये रहा एक अल्टरनेटिव कि इंटरनेशनल अनार्की हो सकती है। तो दूसरी चीज़ हो सकती है, अगर इंटरनेशनल अनार्की नहीं तो देन देयर आर चांसेस कि ग्लोबल हेजेमनी हो सकती है। अब ग्लोबल हेजेमनी में सिर्फ एक कंट्री होगी जो अपने आप में सुप्रा नेशनल अथॉरिटी बनेगी। जैसे कि 90s के बाद जब कोल्ड वार ख़त्म होता है तो यूएसए को एज ए ग्लोबल हेजेमोन देखा जाता है। तो एक कंट्री ऐसी होगी जो ग्लोबल हेजेमनी के रूप में काम करेगी और जिसके नेतृत्व में सारी बाकी की कंट्रीज़ जो है वो काम करेगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि किसी के कंट्री के ऊपर बाइंडिंग रूल्स नहीं होंगे, नॉर्म्स नहीं होंगे, वो अपनी मर्जी से उस ग्लोबल हेजेमोन को फॉलो करेगी, ठीक है। उस पर जो है किसी तरह पर बाइंडिंग नॉर्म्स या रूल्स किसी तरह के नहीं होंगे। तो ये एक और अल्टरनेटिव हो गया ग्लोबल गवर्नेंस का। एक तीसरा अल्टरनेटिव ये दिया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर फिर कैसे जो है कंट्रीज़ जो है कोऑपरेट करे। अगर इंटरनेशनल अनार्की भी एक ऑप्शन नहीं है, ग्लोबल हेजेमनी भी ऑप्शन नहीं है, तो देन देयर इज़ अ थर्ड ऑप्शन कि आप वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कीजिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे तो कंट्रीज़ जो होंगी उस वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉलो करेगी। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स और रूल्स बनाएंगी जो बाइंडिंग होगी उन सभी कंट्रीज़ के लिए जो उस वर्ल्ड गवर्नमेंट की मेंबर हैं या उसका पार्ट है, जैसे यूनाइटेड नेशन के केस में देखा गया है। बट वो फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की एग्जाम्पल नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी तक कभी भी जो इंटरनेशनल लेवल पर है कभी भी जो है इस्टेब्लिश नहीं की जा सकी। ये एक फैंसी वर्ड है, डिस्टेंट ड्रीम है, इसको इस्टेब्लिश करना ही बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट भी एक अल्टरनेटिव तो है लेकिन इसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो देन फिर क्या किया जाए? सो कहते हैं कि देन देयर इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट, एक ऑप्शन बचती है, वो है ग्लोबल गवर्नेंस। देखिए इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी सुप्रा नेशनल अथॉरिटी नहीं होगी कंट्रीज़ के ऊपर। कंट्री अपनी मर्जी से है नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करेंगे जो उन्हें लगता है उनके इंटरेस्ट के लिए ठीक है, और जब उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ग्लोबल लेवल पर ऐसे इश्यूज़ हैं
जो हम इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मिलकर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल गवर्नेंस जो है एक अल्टरनेटिव बनता है इन तीनों मॉडल से, इंटरनेशनल अनार्की, ग्लोबल हेजेमनी, वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। अब हमने ये भी समझना है कि ग्लोबल गवर्नेंस के क्या फीचर्स होते हैं, किन चीज़ों को देखकर हम ग्लोबल गवर्नेंस की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है पॉलीसेंट्रिसिज्म। पॉलीसेंट्रिसिज्म का मतलब है ग्लोबल गवर्नेंस में ना कोई एक रूल्स, एक नॉर्म या कोई एक ट्रीटी या कोई एक लॉ नहीं होता। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। सिंगुलर होने की बजाय ये मल्टीपल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। अब मल्टीपल को एक तरफ से और भी देख सकते हैं कि इसमें जो है कई सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई सारे डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरा बड़ा फीचर ग्लोबल गवर्नेंस का ये है कि ये इंटर गवर्नमेंटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। इंटर गवर्नमेंटलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बिग रोल प्ले करेगी वो स्टेट्स या नेशनल गवर्नमेंट ही करेंगी, वही जो है ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगी। यानी जो नॉर्म्स या रूल बनाए जाएंगे वो स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन से ही बनाए जाएंगे। यही ग्लोबल गवर्नेंस में जो है कुछ मेन एक्टर्स हैं रहेंगे। और दूसरी चीज़ इसके साथ ये भी होगी कि स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट मिलकर कोऑपरेट करेंगे। ये एक चीज़ ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट जो है किसी ना किसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ना कम विश्वास उन्हें लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल लेवल पर किसी तरह का इंस्टीट्यूशन है तो वो बायस भी हो सकता है किसी एक कंट्री के तरफ जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक पर ज़्यादा जो है ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो US के फेवर में काम करते हैं, वो US की हेजेमनी को ही प्रमोट करते हैं। तो इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस यहाँ पर काम आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है कि किसी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट मिलकर किसी तरह के नॉर्म्स और रूल इस्टेब्लिश करेंगे, एक ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम तैयार करेंगे जो कि कंसेंसुअल डिसीजन मेकिंग पर होगा, किसी पर वो थोपा नहीं जाएगा, अपनी मर्जी से वो वॉलंटरली काम करने के लिए आएंगे, तो ये ग्लोबल गवर्नेंस अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकता है। ये इसका सेकंड फीचर है। देन देयर इज़ अ थर्ड फीचर कि इसमें ना मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अब मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? देन देयर इज़ अ फोर्थ फीचर, मल्टी लेवल प्रोसेस हो सकता है। पहले हम समझते हैं मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट क्या है। मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि स्टेट के अलावा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ NGOs भी पार्टिसिपेट कर सकती है, कुछ TNCs भी पार्टिसिपेट कर सकती है, कुछ ग्लोबल सिविल सोसाइटी भी जो है वो भी ग्लोबल गवर्नेंस का पार्ट बन सकती है। यानी ग्लोबल लेवल पर किसी तरह के नॉर्म्स को, किसी तरह के रूल्स को, किसी तरह के रेगुलेशंस को प्रमोट करने में NGOs, TNC और कुछ और ग्लोबल सोसाइटी भी अपने आप में कंट्रीब्यूट कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। सो मिक्स्ड एक्टर इन्वॉल्वमेंट ग्लोबल गवर्नेंस में हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही जो है वही काम करेगी, लेदर NGOs, TNC और ग्लोबल सिविल सोसाइटी भी जो है स्टेट की हेल्प कर सकती है, नेशनल गवर्नमेंट्स की हेल्प कर सकती है। अब ये मल्टी लेवल प्रोसेस किस तरह से, अब इस चीज़ को समझते हैं। ये मल्टी लेवल इसलिए है क्योंकि ये एक लेवल पर काम नहीं करता, वेरियस लेवल पर काम करता है। वेरियस लेवल पर किस तरह से काम करता है उसको भी समझते हैं। जैसे कि म्युनिसिपल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, देन ग्लोबल लेवल पर। सो डिफरेंट लेवल पर ग्लोबल गवर्नेंस जो है काम करती है। हर लेवल पर जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, यानी किसी कंट्री की म्युनिसिपल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ता है कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, या फिर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है शामिल करना पड़ता है, या फिर नेशनल गवर्नमेंट शामिल हो सकती है, या रीजनल मतलब 3-4 कंट्रीज़ इकट्ठी होकर काम कर रही है। देन ग्लोबल लेवल, बहुत सारी कंट्री मिलकर जो है काम कर रही है किसी इशू पर। सो ये मल्टी लेवल प्रोसेस जो है ग्लोबल गवर्नेंस का ही एक फीचर है। इसमें एक और चीज़ है कि ये मल्टी लेवल प्रोसेस होने का ये भी फ़ायदा रहता है कि किसी एक जो गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है या गवर्नमेंट का पार्ट है उसकी डोमिनेंस नहीं रहती, सभी लोग जो है मिलकर काम करते हैं। सो अगर कि कोई स्टेट को कोई गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है नेशनल लेवल पर, सिर्फ उसकी डोमिनेंस नहीं रहती, ये डिफरेंट लेवल्स इसमें इन्वॉल्व है। म्युनिसिपल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो डिफरेंट लेवल पर काम करने पर ये डोमिनेंस नहीं रहती। ये ग्लोबल गवर्नेंस का एक जो है बढ़िया फीचर है। देन हमने समझना है कि ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर एक डिबेट की जाती है कि जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट तो एक मिथ है, क्या ग्लोबल गवर्नेंस मिथ है या रियलिटी है? क्या एक्चुअल में ये कहीं पर हो भी रहा है? क्या स्टेट एक्चुअल में कोऑपरेट कर रही है, मिलकर कर रही है कोऑपरेट, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे इस लेवल पर कोऑपरेट कर रही है, नॉर्म्स और रूल्स भी बनाए जा रहे हैं और वो बाइंडिंग भी है, कंट्रीज़ उनको वॉलंटरली अपनी इच्छा से फॉलो भी कर रही है? क्या ऐसी कोई हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं? क्या ये ग्लोबल गवर्नेंस रियलिटी का पार्ट है? तो इस डिबेट को समझते हैं ब्रीफली। लिबरल्स ये कहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस का ट्रेंड जो है ना वो इरेजिस्टिबल है, मतलब वो चल रहा है।
आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सो आप कहेंगे कि ग्लोबल गवर्नेंस रियलिटी है। लिबरल्स कहते हैं वो मिथ किसी भी एंगल से नहीं है। किस तरह से? क्योंकि कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एकदम से बढ़ रही है, स्टेट की कोऑपरेशन बढ़ रही है। हमने देखा है कि कुछ ग्लोबल इश्यूज़ पर स्टेट जो है कलेक्टिवली एक्शन लेने की बात कर रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट कोऑपरेट भी कर रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है। तो कह सकते हैं ग्लोबल गवर्नेंस, यस ग्लोबल गवर्नेंस एक रियलिटी है। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि स्टेट और भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, इंटरकनेक्टेड भी हो रही है, इंटरडिपेंडेंट भी हो रही है। और ग्लोबल टेररिज्म और पैंडेमिक जैसे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए स्टेट्स आपस में कोऑपरेट भी कर रही है। एक और चीज़ है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश सिस्टम नहीं है, ये एक ग्रोइंग सिस्टम है। अभी तो ग्लोबल गवर्नेंस जो है बढ़ रहा है, धीरे धीरे जितनी जितनी स्टेट की आपस में कोऑपरेशन बढ़ती जाएगी ग्लोबल गवर्नेंस बढ़ता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस हो सकता है कि किसी पार्ट में, यानी वर्ल्ड के किसी पार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जैसे यूरोपियन यूनियन के केस में बहुत अच्छा ग्लोबल गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, परफॉर्म कर लिए। लेकिन दूसरे पार्ट में जो है ग्लोबल गवर्नेंस हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करती हो और अच्छे से परफॉर्म भी ना करती हो। सो ये रियलिटी के क्लोज है, लेकिन अभी तक ग्लोबल गवर्नेंस हम कह सकते हैं पूरी तरह से फुली एस्टैब्लिश नहीं हो रखी है। इसके बाद हम वीडियो के सेकंड पार्ट को समझते हैं। इसमें हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम इवॉल्व कैसे होता है, कैसे आता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। 1929 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन था और उसके बाद जब वर्ल्ड वार्स ने हालात क्रिएट किए, जो इनस्टेबल इकोनॉमी क्रिएट की, उससे ब्रेटन वुड्स सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलाइज़ होता है कि हमें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टेबल हो, और 1945 के बाद ऐसा सिस्टम लेकर भी आया जाता है। उसी को हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। ये साइन किया जाता है इसलिए ताकि जो कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ को फॉलो करने लगती है, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ने लगती है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है, उसको टैकल किया जाए। प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ तो आपको समझ में आती होगी ना, कि एक कंट्री जो अपनी कंट्री में बन रहे डोमेस्टिक गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए क्या करती है कि जो फॉरेन गुड्स उसकी कंट्री में आते हैं उन पर टैक्स लगा देती है, ताकि वो उसकी जो डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट ना कर सके और उसके डोमेस्टिक गुड्स जो हैं वो ज़्यादा बिक सके और फॉरेन गुड्स जो हैं वो कम बिके। सो ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ को बुरा माना गया कि ये जो है एक स्टेबल जो है इकॉनमी को क्रिएट करता है, ये जो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देता है। इसलिए एक सिस्टम चाहिए, हमें एक एग्रीमेंट करना होगा, तो इसलिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट किया जाता है। ब्रेटन वुड्स के एग्रीमेंट में यही चीज़ की जाती है कि कुछ नॉर्म्स या रूल्स का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जो स्टेट फॉलो करेगी, ठीक है, स्टेट कोऑपरेट करेगी उस नॉर्म्स और रूल्स के चलते हुए इकोनॉमिक मैटर्स को लेकर। सो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम की इस तरह से ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम इस्टेब्लिश कैसे होता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को वैसे तो जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से। ये 1944 में न्यू हैम्पशायर में की जाती है। ये ब्रेटन वुड्स यूएसए में एक जगह है, वहाँ पर की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस को तभी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में 44 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और इस कॉन्फ्रेंस में 3 बॉडीज़ या 3 इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। पहला IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे 1947 में लेकर आया जाता है। देन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, जून 1946 में लेकर आया जाता है। और देन फिर GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसको जनवरी 1948 में लेकर आया जाता है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली जरूरी है, ये जो तीनों बॉडीज़ है IMF, वर्ल्ड बैंक और GATT, इसमें से IMF और वर्ल्ड बैंक को हमने चैनल पर डिटेल में कवर किया है। इसके आपको नोट्स भी दे दूंगा और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, जिसको आप क्लिक करके IMF और वर्ल्ड बैंक को डिटेल में देख सकेंगे। लेकिन जो GATT है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको हम डिटेल में एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि WTO में हमने इसको कवर करना है, तो उसमें इसकी सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अब इस वीडियो में हमने सिर्फ लिमिट रहना है ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समझने में कि ये सिस्टम एक्चुअल में कैसे वर्क करता था। तो इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। देखिए, जो IMF सिस्टम था ना, उसका एक काम दिया गया था कि IMF ने एक दुनिया में न्यू मॉनेटरी ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। अब ये नया मॉनेटरी ऑर्डर क्या था? नया मॉनेटरी ऑर्डर था कि IMF ने जो एक्सचेंज रेट है ना करेंसीज़ में, वो एक तरह से स्टेबल रखना है, उसको मेंटेन करना है
कि स्टेबल एक्सचेंज रेट्स रहे, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए। तो उसके लिए क्या डिसीजन लिया जाता है, ये रखा जाता है कि जो करेंसीज़ हैं उन सब की वैल्यू ना हम फिक्स कर देंगे, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगी। दुनिया के सारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है हम उसकी वैल्यू जो है US डॉलर के साथ फिक्स कर देंगे। दुनिया के सारी कंट्रीज़ मतलब जिन्होंने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया था तो उनकी करेंसीज जो है वो US डॉलर के साथ फिक्स हो गई। तो ठीक है, अगर इंडिया के केस में देखें तो US डॉलर इक्वल टू 1 रुपी हो गया, तो इसमें किसी तरह की फ्लक्चुएशन नहीं होगी, हम स्टेबल एक्सचेंज रेट भी जो है रख पाएंगे। और ये चीज़ कही गई कि अगर मान लीजिए आपको US डॉलर जो है अपने पास रखे हैं उसको बेचने हैं तो उसको आप US के पास आकर बेच सकते हैं, उसके बदले में आपको जो है गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, US डॉलर को आप गोल्ड में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो $35 का पर आउंस जो है आपको गोल्ड मिल जाएगा, इस रेट पर आप US डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रीज़ को भरोसा हो गया, ठीक है एक हमें स्टेबल एक्सचेंज रेट मिलेगा और US डॉलर को हम कभी भी बेच सकते हैं, उसके बदले में हमें जो है गोल्ड मिल जाएगा, इस रेट पर हमें गोल्ड मिलेगा, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है एक स्मूथली वे में जो जिन कंट्रियों ने एग्रीमेंट साइन किया था उनकी वजह से आ जाता है। अब वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का ये रोल रहता है कि जिन कंट्रीज़ में अभी डेवलपमेंट होनी है या वार के बाद किसी कंट्रीज़ को कुछ रिकन्स्ट्रक्शन पे लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक उस चीज़ में हेल्प करेगा, रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में। देन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ का ये काम था कि इंटरनेशनल लेवल पर फ्री ट्रेड प्रमोट किया जाए, टैरिफ लेवल्स को रिड्यूस करके। टैरिफ लेवल्स को रिड्यूस करना या फ्री ट्रेड का मतलब भी यही है कि जो कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ को फॉलो करती थी ना, वो प्रोटेक्शनिज्म किसी तरह से हटाया जाए। जो कंट्री ज़्यादा टैक्स लगाती थी फॉरेन गुड्स पर, ये सारी चीज़ें जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स ने ख़त्म करनी थी। तो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम इस तरह से काम करता है। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम पर एक क्रिटिकली एंगल भी देखा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है उसमें USA का एक एजेंडा इन्वॉल्व है। कैसे? पहली बात तो ये देखिए कि USA ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को प्रमोट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। सबसे आगे जिसने लीड किया वो USA था। कॉन्फ्रेंस USA ने इनिशिएट की, मतलब USA ने ही कंट्रीज़ को कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम लेकर आते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दूसरी कंट्रीज़ एग्री हुई और वो आई। देखिए कॉन्फ्रेंस भी USA इनिशिएट कर रहा है, और दूसरी चीज़ है कॉन्फ्रेंस हो भी US की धरती पर रही है, ठीक, और US ही लीडर है, लीडिंग फोर्स है, मतलब इस एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के लिए। सो US जो है मुख्य रहता है, आगे रहता है, सबको लेकर आता है, कोऑपरेट करता है सबके साथ और उसको उनको इकट्ठा करता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट लेकर आते हैं। अब दूसरी चीज़, USA को ब्रेटन वुड्स सिस्टम की ऐसी क्या ज़रूरत थी? देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA को एक चीज़ एहसास होती है कि मेरी इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ने वाली है और बढ़ रही है, ठीक है, जिससे मेरी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मेरी इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रही है तो मुझे जो है सामान दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बेचने की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज़ का प्रोटेक्शनिज्म का ही सिस्टम चलता रहेगा, एक स्टेबल इकॉनमी मुझे नहीं मिलेगी, तो मेरा जो है उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए वो चाहता था कि इंटरनेशनल इकॉनमी जो है वो स्टेबल रहे, तो इसीलिए उसने ब्रेटन वुड्स जैसे सिस्टम को प्रमोट करना शुरू कर दिया और कई कंट्री जो है आगे भी आती है। इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, अब वो चाहता था कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम हो इसके ज़रिए हम एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सिस्टम बनाएं, स्टेबल तो हो लेकिन ओपन भी हो। ओपन का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ उसमें बढ़ जाए, यानी जो फॉरेन गुड्स हैं किसी कंट्रीज़ में USA की जो गुड्स है एंटर करती है उस पर ज़्यादा टैक्स ना लगाया जाए, तो इससे USA को जो है अपना फ़ायदा दिखाई देता था। तो इसलिए कहा जाता है USA ने जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसमें काफ़ी जो है अपने स्टेक्स रखे थे। IMF और वर्ल्ड बैंक में जो किसी कंट्री को वोटिंग राइट मिलते हैं उसी बेसिस पे मिलते हैं कि उसने कितने फंड्स को कंट्रीब्यूट किया, कितने पैसे दिए हैं इन इंस्टीट्यूशन में। तो ऑफ कोर्स USA के पास ज़्यादा पैसे थे, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने उसने पैसे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए और सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स किसको मिले? USA को। मान लीजिए IMF और वर्ल्ड बैंक में भी वैसे वोटिंग होती जैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में होती है, 1 नेशन 1 वोट, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। वहाँ पर था जिन कंट्री ने ज़्यादा पैसा दिया है उनको वोट भी ज़्यादा मिलेगी। तो USA ने एक तरह से कह सकते हैं पैसा डालकर कितनी सारी वोट जो है अक्वायर कर ली, वोट शेयर जो है अक्वायर कर लिया। तो जो ज़्यादा IMF और वर्ल्ड बैंक पर डिसीजन लिए जाते थे वो किसके बेसिस पे लिए जाते? ऑफ कोर्स USA जो था
वो डिसीज़न आसानी से ले सकता था। और इसीलिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम की यूएसए को ज़रूरत पड़ी। और एक और रीज़न है कि यूएसएसआर को भी कंटेन करना चाहता था यूएसएसआर को कंटेन करना चाहता था, एक अलग सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहता था जो फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सके, कैपिटलिज्म जैसी पॉलिसी को प्रमोट कर सके। और यूएसएसआर वैसे भी फ्री ट्रेड को प्रमोट नहीं कर रहा था, और कैपिटलिज्म की जो पॉलिसीज़ है उसको भी प्रमोट नहीं कर रहा था। तो इस तरह से क्या किया जाए, तो यूएसए ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी लेकर आता है। और एक तो यूएसएसआर को कंटेन कर रहा है, और दूसरी साइड में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उनको मार्शल प्लान जैसी ऐसे प्लान निकाल कर उनको कहता है कि मैं आपकी कंट्री में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है उनको रिकवरी करूंगा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैं पैसा दूंगा, ताकि वो कंट्री जो है यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में ना आए। तो कोल्ड वार पॉलिटिक्स भी रहती है ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लेकर आने में, और यूएसए को इसमें अपना एजेंडा, अपना इंटरेस्ट भी दिखाई देता है, इसलिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लेकर भी आया जाता है। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम का फेट क्या रहता है, मतलब क्या ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए सक्सेसफुल रहता है या फिर ये सिर्फ यूएसए को ही फ़ायदा देता है। तो कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 डिकेड्स के लिए ना ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। 2 डिकेड्स के लिए मतलब 1945 टू 1965 के लिए तो ब्रेटन वुड्स सभी कंट्री के लिए अच्छा चल रहा है, सिस्टम स्मूथली चल रहा है, सभी लोग जो है खुश है कि ऐसा सिस्टम है। इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। ये 1950s और 60s का टाइम गोल्डन एज था। गोल्डन एज इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो OECD कंट्रीज़ थी उन्होंने एक ग्रोथ रेट को विटनेस किया, यानी उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 4 से 5% बढ़ गई। अब OECD क्या है, OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है और इसमें 38 मेंबर कंट्रीज़ होती है। सो इन कंट्रीज़ को, यानी 38 कंट्रीज़ को तब टाइम पर एक ग्रोथ दिखाई देती है, तो इसलिए गोल्डन एज कहा जाता है। बट ये ग्रोथ सबके लिए नहीं थी, ये कुछ ही कंट्रीज़ के लिए ग्रोथ थी, उसमें यूएसए भी एक था। यूएसए की ग्रोथ इस तरह लेवल पर बढ़ गई कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड का पैसा है, कैपिटल स्टॉक है, 60% उसका जो हिस्सा है वो तो यूएसए उसका मालिक था। यानी जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड से पैसा आ रहा है, वेल्थ जनरेट की जा रही है, 60% वो वेल्थ, वो कैपिटल स्टॉक यूएसए उसका मालिक है। और दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि 60% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट थी इस टाइम की, वो दुनिया में कौन दे रहा था, यूएसए दे रहा था। तो यूएसए मतलब अगर पीछे हट जाए या एकदम से अपनी इंडस्ट्रियल आउटपुट देना बंद कर जाए तो दुनिया में कितनी इंडस्ट्रियल आउटपुट रह जाएगी, सिर्फ 40% रह जाएगी। तो यूएसए में, यानी यूएसए पर बहुत सारी कंट्रीज़ इंडस्ट्रीज गुड्स के लिए डिपेंड्स थी, तो यूएसए ब्रेटन वुड्स सिस्टम में इसी चीज़ का एडवांटेज ले रहा था। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्लियरली बहुत स्कॉलर मानते हैं एक तरह का ये सिस्टम ही इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि यूएस हेजेमनी को प्रमोट किया जाए। दूसरे शब्दों में यूएस हेजेमनी का ये एक्सप्रेशन था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। लेकिन 1970s में जैसे ही यूएसए की इकॉनमी में कुछ डिफ़िकल्टीज आने लगती है तो यूएसए 1971 में डिक्लेयर करता है कि देखो ये सिस्टम जो है था ना फिक्स्ड चेंज रेट का, जिसमें सारी करेंसीज़ को हमने डॉलर के रेट पे फिक्स कर दिया था और जब चाहे आप डॉलर को बेचकर गोल्ड ले सकते थे, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पर आते हैं और लोगों को शॉक दे देते हैं। इसे निक्सन शॉक के नाम से भी जाना जाता है, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम को इस तरह से एकदम से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये डिसीज़न लिया जाता है कि जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो डॉलर देकर आप गोल्ड ले सकते थे, जहाँ सारी करेंसीज़ को डॉलर के रेट पे फिक्स किया गया था, वो अब नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि डॉलर के कंपैरिजन जो कुछ करेंसीज़ हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। सो ये था ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मैंने बताया उसको हमने चैनल पर कवर किया है, आप वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। उसके जो नोट्स है वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा और इसके साथ आपको लिंक भी दे दूंगा उस नोट्स में, जहाँ से जाकर आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन येस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और WTO के बारे में हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसको हमने डिटेल में पढ़ना है, उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।